नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। हेयर आवर एम इज़ टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्ज़ाम और अकाउंट्स ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोड ऑन वेजेस को डिस्कस किया था। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है आप उस पर भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कोड ऑन वेजेस को हमने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था उस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में भी हम जैसे हमने कोड ऑन वेजेस को एक्सप्लेन किया था वैसे ही हम कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो आपके मेजर क्वेश्चंस हैं, अगर मैं लास्ट ईयर एग्जाम की बात करूं जो ईपीएफओ एओईओ का हुआ था, उसके अंदर एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, कोड से क्वेश्चन नहीं थे। तो ऐसा मत सोचिए कि इस बार कोड से क्वेश्चन नहीं आएंगे, चांसेस हैं ज़्यादा कि आ सकते हैं। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोड अभी तक जो है वो लागू नहीं हुए हैं, इसीलिए मेजरली यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वो ज़्यादातर एक्ट से पूछ रही है। बट आप फिर भी कोड्स को पढ़ के जाइए ताकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाएँ। इसीलिए मैंने इन कोड्स को बहुत ही छोटा करके, जितना मैं कर सकता था, कुछ जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी, सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन की मैं बात करूं तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर टोटल 3 एक्ट आते हैं। कौन कौन से एक्ट है? एक क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कितने एक्ट हैं, तो 3 एक्ट हैं। और कौन कौन से एक्ट हैं ये भी आपको याद रखना है। द फर्स्ट इज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सबसे पहला एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सेकेंड एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। और लास्ट एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। लास्ट एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो टोटल 3 एक्ट आते हैं। आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए क्योंकि ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की डेफिनेशन है और किन किन चीज़ों को अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले चीज़ याद ये रखनी है आपको कि इस कोड के अंदर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है। आपसे सीधा क्वेश्चन ही आ सकता है कि किस कोड के अंदर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री के साथ साथ इसने वर्कर को भी डिफाइन किया है कि वर्कर कौन होगा। अब वर्कर वो सारे लोग होते हैं जो मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क कर रहे हैं, उन सबको वर्कर कहा गया है। बट जो अप्रेंटिस पे काम करते हैं, अप्रेंटिस वर्कर्स होते हैं, उनको वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उनको वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यही चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। इसके अलावा वर्कर की कैटेगरी में जो एयरफोर्स एक्ट में कवर है, आर्मी एक्ट के अंदर जो लोग आते हैं, नेवी एक्ट के अंदर जो लोग आते हैं, या वेरियस पुलिस, स्टेट पुलिस के जो एक्ट हैं, पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स, वो नहीं आते। जितने मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के लोग होते हैं वो नहीं आते। कोई भी एम्प्लॉय ₹18,000 से अगर पर मंथ ज़्यादा सैलरी लेता है तो वो भी इसके अंदर वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आता है। अब ये लिमिट कोड में 18,000 लिखी है, परंतु इस लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये लिमिट कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि पार्लियामेंट। इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। इस लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब आते हैं इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस पे। इस एक्ट की जो इस कोड के मेन प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले इसने नॉन एम्प्लॉइज को डिफाइन किया है कि नॉन एम्प्लॉइज कौन होते हैं। तो पहले क्या था, देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर बताया था कोई भी व्यक्ति जो ₹10,000 से ज़्यादा सैलरी लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है या मैनेजरियल कैपेसिटी में है, तो उसको हम नॉन एम्प्लॉय मानेंगे। वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा। ध्यान देना, वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा, ना कि उसको हम एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे। परंतु इस कोड के द्वारा क्या कर दिया गया, इस लिमिट को बढ़ा के ₹18,000 कर दिया गया है। जैसा हमने अभी भी देखा, इस लिमिट को बढ़ा के इन्होंने क्या किया, ₹18,000 कर दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, एक नई टर्म इसमें जुड़ी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। यहां से यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा था फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो पहले किसी भी एक्ट के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कही गई थी। देखिए, यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मेंशन्ड अबाउट द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। नहीं, पहले किसी भी एक्ट के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात थी ही नहीं। अब कोड जब आए हैं तो इनमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की। न्यू प्रोविजन है जो इसको
लेके आया गया है, एकदम नया प्रोविजन है। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ अ वर्कर ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए फिक्स पीरियड। एक वर्कर किसी कार्य में आता है कॉन्ट्रैक्ट पे एक फिक्स पीरियड के लिए। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि भाई आपको सिर्फ 4 महीने के लिए यहाँ काम करना है, आप आ जाइए। परंतु इस 4 महीने के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में उसको सारे जितने भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स होते हैं वो सब मिलते हैं। जितने भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स होते हैं सब इस कोड के अंदर उसको मिलते हैं। जैसे जो परमानेंट वर्कर को मिलते हैं, ईपीएफओ की सुविधा, ईएसआईसी की सुविधा, मैटरनिटी लीव्स, वो सारी लीव्स फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेंगी। जितने भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं वो भी इनको सब मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस मेन डिफरेंस यही है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर आप बात करते हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट की। तो पहले क्या था, 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता था। 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता था कोई भी स्ट्राइक अगर आप या लॉकआउट कर रहे हैं। बट ये खाली किस पे एप्लीकेबल था? सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे ही एप्लीकेबल था कि वहां पे आप स्ट्राइक करोगे तो आपको 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। बट अब इसको हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया, देखिए 14 डेज का ही एडवांस नोटिस है, परंतु ये नोटिस अब 60 डेज तक वैलिड होगा। आपने आज दे दिया तो आप 60 दिन तक इसको वैलिड रख सकते हैं। और ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के साथ साथ सभी पे एप्लीकेबल होगा। चाहे आप कोई भी स्ट्राइक करेंगे ना, उन सब स्ट्राइक्स पे ये चीज़ एप्लीकेबल है। अब स्ट्राइक के लिए एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहाँ अप्लाई होते थे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहाँ अप्लाई होते थे? पहले ये वहां पे अप्लाई होते थे जहां पे 100 वर्कमैन से ज्यादा लोग कार्य करते हैं। जहां पे 100 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं वहां एप्लीकेबिलिटी थी किनकी? स्टैंडिंग ऑर्डर की, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बट अब इस लिमिट को इंक्रीज करके 300 कर दिया गया है। कोर्ट्स के हिसाब से लिमिट कितनी है? 300। बट आपसे क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज ऑन 100 वर्कर, 200, 300, 400। तो वहां आंसर 100 वर्कर होगा, ना कि 300। 300 बाद में कोड में किया गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोड से पूछा जाता है सीधा तो 300 होगा। अब बात करते हैं निगोशिएशन काउंसिल की। पहले कोई निगोशिएशन काउंसिल का कोई प्रोविजन नहीं था कि क्या कौन निगोशिएशन काउंसिल हो गया, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। ठीक, अब इन्होंने कहा एक सोल निगोशिएशन यूनियन होगी, एक सोल निगोशिएशन और यू कैन से नेगोशिएटिंग यूनियन होगी एक इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में। अब ये कहाँ पे होगी? जिस इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में मान लीजिए एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है, एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है जो फंक्शन कर रही है एक इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में। तो जिस ट्रेड यूनियन में 51% ऑफ द वर्कर हैं, जिस ट्रेड यूनियन के अंदर 51% वर्कर जुड़े हुए हैं, वो ट्रेड यूनियन एक सोल नेगोशिएशन काउंसिल या सोल नेगोशिएशन यूनियन की तरह वर्क करेगी। अब इसमें एक टर्म और आती है निगोशिएटिंग काउंसिल। यूनियन तो कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा, जिसमें 51% जिसके मेंबर हैं। बट निगोशिएशन काउंसिल क्या होगी? निगोशिएशन काउंसिल जब आती है जब मान लीजिए कोई भी यूनियन, 10-12 यूनियन है और किसी में 51% मेंबर है ही नहीं, बटे हुए हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक निगोशिएशन काउंसिल बनती है कि भाई कोई भी यूनियन यहाँ पे सोल निगोशिएशन यूनियन बनने के लिए काबिल ही नहीं है। तो निगोशिएशन काउंसिल विल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन दैट हैव एटलीस्ट 20% ऑफ द वर्कर्स एज मेंबर। तो ये फॉर्म की जाती है उस यूनियन से जिसके 20% मेंबर जुड़े होते हैं। निगोशिएशन काउंसिल में कितने होते हैं? 20%, एटलीस्ट 20%। और सोल निगोशिएटिंग यूनियन की मैं बात करूं तो 51% से ज़्यादा लोग जिसमें जुड़े होते हैं उसको हम मानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि काफ़ी पजलिंग है थोड़ा सा। देखिए, निगोशिएटिंग काउंसिल की पहले बात नहीं की गई थी। अब जो है नए कोड के हिसाब से निगोशिएशन काउंसिल और निगोशिएटिंग काउंसिल की बात की गई है। होता क्या है, इस सोल निगोशिएटिंग यूनियन होती है। सोल निगोशिएटिंग यूनियन उस इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में होती है जहां पे 3 से 4 या 2 से ज़्यादा आप ये मान सकते हैं कि ट्रेड यूनियन है। अब कौन होगा सोल निगोशिएटिंग यूनियन?
तो कोड ये कहता है कि जिस यूनियन में 51% से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, और एक यूनियन के अंदर 51 लोग जुड़े हुए हैं और दूसरी यूनियन में कम लोग हैं, तो जिस यूनियन में 51% मेंबर है, 51 मेंबर है, वो सोल निगोशिएटिंग यूनियन होगी। तो यहां तक क्लियर है। अब आता है नेगोशिएटिंग काउंसिल क्या होगी। जिस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, मान लीजिए 5-6 ट्रेड यूनियन है, तो ही मेंबर हैं, एक में 25 मेंबर हैं, एक में 20 मेंबर हैं, एक में 30 मेंबर हैं, ऐसे करके अलग अलग संख्या है मेंबर की। तो जिस निगोशिएशन यूनियन की अब सोल निगोशिएटिंग काउंसिल क्या कहती है कि ये उन लोगों से मिलके बनेगी जिनमें 20% से ज्यादा मेंबर हैं। अब मान लीजिए 4 यूनियन थी, मैं एग्जांपल के आपके थ्रू समझाता हूँ, एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे 100 वर्कर्स थे, टोटल 4 यूनियन थी। एक में 25 मेंबर थे, एक में 10 मेंबर थे, एक के अंदर 15 मेंबर हैं और एक के अंदर 50 मेंबर हैं। तो यहाँ 51% का लो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो वो अब क्या कहते हैं कि एक निगोशिएशन काउंसिल बनाई जाएगी। निगोशिएशन काउंसिल किनकी बनेगी? जिसमें 50 मेंबर्स हैं और जिसमें 25 मेंबर्स हैं। तो 50 और 25 से कुछ कुछ मेंबर लिए जाएंगे इनकी वेटेज के हिसाब से, और तब एक निगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म की जाएगी। आई होप अब आपके लिए पॉइंट क्लियर होगा। अगर अभी भी नहीं है तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की। तो इसकी मैं बात करूं तो देखिए, पहले कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी कि कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आपको लेनी है अगेंस्ट द वर्कर, तो कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी। अब इन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। अब 90 दिन में वर्कर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको 90 दिन के अंदर आप खत्म करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन ऑफ वर्कर। जिस दिन से आप सस्पेंड कर रहे हैं वर्कर को, उससे 90 दिन पहले ही आप सब कुछ खत्म कर दोगे कि भाई इसका ये है, और सारी चीज़ आप बता दोगे। पहले कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं थी, बट अब कोड के अंदर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रेड यूनियन फॉर्म फॉर अपील। अब अपील कहाँ होती है? पहले अपील होती थी हाई कोर्ट के अंदर, पहले आप हाई कोर्ट जाते थे अगर आप एग्री नहीं करते हैं। अब क्या है? अपील अगेंस्ट नॉन रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप ट्रेड यूनियन कोई नॉन रजिस्टर्ड यूनियन फॉर्म होगी या फिर आप कैंसिल करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपकी अपील सिर्फ ट्राइब्यूनल के अंदर होगी। आपकी अपील सिर्फ ट्राइब्यूनल के अंदर होगी। पहले अपील हाई कोर्ट जाती थी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की मैं बात करूं तो पहले सिर्फ 1 मेंबर होता था, 1 मेंबर ट्राइब्यूनल था, 1 मेंबर ही होता था। अब इन्होंने कहा जी नहीं, 1 नहीं, अब 2 मेंबर होंगे। 2 मेंबर होंगे ट्राइब्यूनल में, एक तो जुडिशियल मेंबर होंगे और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे, तो 2 मेंबर ट्राइब्यूनल की बात की है। अब रिट्रेचमेंट के नोटिस की बात करता हूं तो पहले 1 मंथ का नोटिस था। 1 मंथ अर्लियर आप नोटिस देंगे रिट्रेचमेंट से, जहां पे 50 से कम वर्कर हैं, जहां पे 50 से कम वर्कर हैं। और 3 मंथ का एडवांस नोटिस आपको देना पड़ता था जहां पे 100 से कम वर्कर हैं। बट अब इन्होंने क्या किया, अब कोई वर्कर की लिमिट नहीं है, सिंपल 1 मंथ प्रायर नोटिस आपको देना पड़ता है रिट्रेचमेंट के लिए। ठीक, 1 मंथ प्रायर नोटिस आपको देना पड़ता है रिट्रेचमेंट के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहले 1 मंथ था किसके लिए? जहां पे 50 से कम है। अब 3 महीने किसके लिए थे? जहां पे 100 से कम है। अब आता है प्रायर परमिशन फॉर ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब कैसे प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है? तो पहले ये चीज अप्लाई होती थी ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर कहां पे? जहां पे 100 या उससे ज्यादा वर्कर है, 100 या उससे ज्यादा वर्कर है, वहां पे ये चीज अप्लाई होती थी। अब ये उन सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगा, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर, जहां पे 300 से ज्यादा वर्कर है। 300 से ज्यादा वर्कर जहां पे होंगे वहां पे ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर अप्लाई होगा। वर्कर रीस्किलिंग फंड, ये पहले नहीं था किसी भी एक्ट के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। वर्कर्स रीस्किलिंग फंड पहले नहीं था, अभी इसको क्रिएट किया गया है। तो इसके अंदर यही कहा गया है कि एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू 15 डेज। 15 डेज एम्प्लॉयर करेगा, देखिए ये भी जरूरी है, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू 15 डेज लास्ट ड्रॉन वेजेस ऑफ एवरी रीस्ट्रेस्ड वर्कर। जितने भी वर्कर को इन्होंने रीस्ट्रेस्ड किया है उनके 15 दिन के, लास्ट 15 दिन के जो वेजेस हैं उनको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वर्कर्स रीस्किलिंग फंड के अंदर, ताकि वर्कर के अंदर कुछ स्किल्स सिखाई जा सके। ये उसके लिए है मेनली। ठीक, एक इसके अंदर एक पॉइंट मिसिंग है जो मैं आपको भी फिर से बता देता हूं, वो है रिट्रेचमेंट। नोटिस ऑफ रिट्रेचमेंट बता दिया मैंने री एम्प्लॉयड वर्कर के लिए, सॉरी,
री एम्प्लॉयड और रीट्रेस्ड वर्कर के लिए, रीट्रेंच्ड वर्कर के लिए। तो पहले क्या था, कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं था कि आप इसको रख सकते। अब क्या है, 1 मंथ का नोटिस देके आप फिर से वर्कर को रख सकते हो, रीट्रेस्ड वर्कर को, ठीक है। 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर का नोटिस आप देके रख सकते हैं, सिर्फ 1 ईयर के नोटिस पे। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। रीटेस्ड वर्कर और रीएम्प्लॉयड वर्कर के लिए 1 मंथ का नोटिस ही विद इन अ 1 ईयर पीरियड, 1 साल के पीरियड में आप उसको रख सकते हैं। तो पहले ऐसा कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं था। तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया है। अभी भी किसी की क्वेरी है तो वो हमें query@reignite20s.com पे हमें मेल कर सकते हैं आप, या फिर हमारे टेलीग्राम हैंडल @reignite20, इस पे आप पर्सनल मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद हमारा एक ही कोड बचेगा, उसमें भी हम प्रीवियस एक्ट को भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।